ठीक है, तो क्लास अभी शुरू करते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक दोबारा बता देता हेलो। हूँ। हेलो, हाँ बोलो बोलो। ठीक है, टॉपिक दोबारा बता देता हूँ। टॉपिक है हमारा आज का आर्ट फंडामेंटल्स। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इसमें नई ऐड भी करी हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होता है ना, अब हम क्या करेंगे, कुछ जो पुराना ज़माना होता था हमारा, पुराने टाइम में क्या होता था, अब हम क्या करते हैं, एक टाइम मशीन लेते हैं, टाइम मशीन में बैठ के हम पुराने समय में जाएंगे। अब हम पुराने समय में बैठ गए हैं, पुराने समय में हम जा रहे हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, कुछ युद्ध होते थे, कुछ लड़ाइयाँ होती थी। उन लड़ाइयों में क्या होता था, कुछ हथियार यूज़ होते थे। हथियार क्या होते थे, वो तलवारें होती थी, तीर कमान होते थे, हमारे ढाल होती थी। ये सब कुछ हमारे बेसिक हथियार होते थे, जिनसे पुराने योद्धा थे वो लड़ते थे। अब जो तलवारें क्या थी, या फिर और एक हथियार होता था जिसको हम बोलते थे ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार था उस पुराने ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ब्रह्मास्त्र होता था ना, ब्रह्मास्त्र सुना होगा तुमने महाभारत में है। और एक होता था, हाँ, एक होता था विष्णु चक्र। तो ये विष्णु चक्र है और जो ब्रह्मास्त्र है, ये दोनों बहुत ज़्यादा हमारे यूज़फुल हथियार हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है हमारे पास। बाकी के और भी हथियार हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता देता हूँ मैं क्या महाभारत की कहानी चल रही है इस टाइम। बेसिक फंडामेंटल जो आर्ट, सही से दिख नहीं रहा है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सुनो ज़रा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ, आर्ट फंडामेंटल्स हमारा टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो कुछ पुराने ज़माने में हथियार होते थे, ब्रह्मास्त्र होता था हमारा, विष्णु चक्र होता था। ये हमारे दो मेन हथियार होते थे, सबसे ज़्यादा ताकतवर होते थे। अब इसके साथ साथ कुछ और हथियार भी होते थे। ड्राइंग ठीक है, बाद में दिखाना, पहले क्लास ले लो। क्या ड्राइंग करना है सर? अभी पहले जो समझा रहा हूँ ना वो समझो ज़रा। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह बना के रख लेना। जो समझा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहना। केशव, बहुत लेट आए हो क्लास में। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो अभी सुन लो ज़रा जो मैं बता रहा हूँ, इसके नोट्स अभी बना देना। ठीक है, जो पुरानी जो महाभारत होती थी उसमें कुछ हथियार हमारे होते थे, बेसिक हथियार। विष्णु चक्र हो गया हमारे पास, और हमारे पास ब्रह्मास्त्र हो गया। ये तो हमारे बेसिक हथियार, बेसिक तो नहीं है, सॉरी, हमारे थोड़े हैवी लेवल के हथियार हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक हथियार क्या हैं, तीर कमान हो गए हमारे पास। अब ये थ्योरी जो मैंने बताई है, कहानी जो बताई है, इसको हटा के हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और हम चलते हैं हमारे बेसिक आर्ट फंडामेंटल्स की तरफ और देखेंगे कैसे इसको फिर हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक हमारे आर्ट फंडामेंटल्स क्या हैं, देखो, बेसिक हमारे आर्ट फंडामेंटल्स होते हैं। For a minute, sir. हाँ, I'm noting it down. ठीक है, ये तीन शेप देख लो, 1 2 3। कौन सी शेप से है, कोई बताएगा मुझे? Square, triangle, circle. हाँ, ये कुछ हमारी बेसिक शेप्स हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी बेसिक 3 शेप्स जो मैंने बनाई है, ये हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। अब क्या होता है ना कि ज्योमेट्रिकल शेप्स की सबसे पहले ड्राइंग में, ये ड्राइंग की ABCD है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। ड्राइंग की ABCD है, ड्राइंग के फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल क्या होता है, जो किसी की मूल जड़ होती है ना, किसी के बेसिक समझ लो उस चीज़ को, वो हमारे फंडामेंटल्स में आ जाता है। फंडामेंटल क्या है उस चीज़ का, उस चीज़ को बनाने का फंडा क्या है, सीधी सी बात ये है। तो ड्राइंग के फंडामेंटल क्या है, ये हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स।
किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ये शेप्स हमारे काम आते हैं। आगे देखेंगे कि इन शेप्स, ये शेप्स क्यों काम आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या गलती करते हैं, हम सीधे शुरुआत जो ड्राइंग करते हैं हम इनकी हेल्प नहीं लेते, क्योंकि इनसे हमारी दोस्ती नहीं है, ना हम इन हथियारों का यूज़ करते हैं। हम सीधे ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक शेप से। ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा अभी आगे जाके क्लास में। तो इस चक्कर में ड्राइंग बनाने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप्स ईजी है, इनको ड्रॉ करना ईजी रहता है, पर कई बार स्टूडेंट्स इन्हें भी ड्रॉ नहीं कर पाते, तो वहाँ पे फिर और ड्राइंग ख़राब होती है। ठीक है, तो इसलिए पहले तो ये आने बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक शेप थोड़े हार्ड रहते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं वो, तो हम कुछ जो मेजर शेप्स होती है हम उनको इनके थ्रू बनाते हैं। ये हमारी ड्राइंग की ईंट पत्थर भी मान सकते हो। माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, अभी चलेगी क्लास, कोई टेंशन मत लो, 8 बजे तक तो चलेगी, 8 से 7:30 तक चलेगी ये क्लास। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। अब हाँ बोलो। सर आप ये वीडियो व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिएगा नेट से काट दीजिए। पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हो गए आर्ट के। अब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। अब ये जो शेप्स होते हैं ये हमारे 2D होते हैं, 2D शेप्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, 2D और 3D दो चीज़ें होती हैं। अब इन 2D शेप्स को हम 3D शेप्स में कैसे बदलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। इस तरीके से हमने एक स्क्वायर बनाया, फिर एक और स्क्वायर बनाया, 2 स्क्वायर बना लिए हमने। यहाँ पे ये लाइन जोड़ी, ये लाइन यहाँ पे जोड़ी और ये लाइन यहाँ पे जोड़ी। ठीक है, ट्रायंगल के लिए क्या किया हमने, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, इसके नीचे एक सर्कल बना दिया ऐसे। सर्कल के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सर्कल ही बनाना है। सर्कल में तो जैसे बनाते हैं तो अगर उस पर अच्छी शेडिंग कर देते हैं तो फिर तब तो लगता है कि स्फीयर है। हाँ ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें थोड़ी बहुत शेडिंग अगर हम कर देंगे और इसमें शेडिंग कर देंगे थोड़ी राउंड में, सर्कल में भी राउंड में ही शेडिंग होगी। थोड़ी अगर हम इसकी शेडो ऐड कर दें यहाँ पे, तो ये फिर एक्चुअल में 3D नहीं होता है, बस 3D होने का इल्यूजन दे देता है शेडिंग से। तो ये ऑब्जेक्ट जो हो गई अब 3D ऑब्जेक्ट्स हो गई। तो 2 ऑब्जेक्ट्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक हो गई हमारी, फिर ये हमारी 3D ऑब्जेक्ट हो गई। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हो गए 2D के बाद हम 3D पे जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये तो हमारा बेसिक है, चलो ये हमारी ड्राइंग की ABCD है, ये आनी बहुत ज़रूरी है अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो इंसान बना रहे हैं या किसी का फेस बना रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इसका बेसिक क्या होता है, इनका भी क्या बेसिक होता है, इसके क्या फंडामेंटल। हाँ, लाइन। इसका बेसिक क्या होता है, लाइन। तो सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे, इससे भी पहले हम लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। लाइन की प्रैक्टिस किस तरीके से होती है, उसमें भी बहुत बिगिनर गलती करते हैं। लाइन की प्रैक्टिस किस तरीके से गलत करते हैं वो लोग। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, इस तरीके से यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ तक पूरा जाना है, फिर यहाँ से शुरुआत करनी है, नीचे तक पूरा जाना है, फिर तीसरी लाइन। ठीक है, 3 लाइन हो गई। अब गलती क्या करते हैं, या तो ऐसे करेंगे लाइन, ये रुक के, ऐसे नहीं करना, और ऐसे करते हैं। बहुत ज़्यादा गलती इसमें होती है
कि लोग इस तरीके से लाइन खींचते हैं कि यहाँ पे लेके यहाँ पे आके छोड़ देते हैं हाथ को ऐसे। ये भी तरीका गलत है। लाइन यहाँ से शुरू होगी, स्लो जा सकते हैं, पर रुकना नहीं है बीच में, है ना। ये रुक रुक के ये ब्रेक डांस नहीं करना है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। चल रहे हो फिर चलते जाना है नीचे तक पूरा। सेम यही चीज़ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में करते हैं बिना रुके। और फिर एक लाइन को दूसरी लाइन में ऐसे नहीं घुसाना, ये चीज़ नहीं करनी, सीधे सीधे जाना, अपने अपने रास्ते में रहना है, ठीक है। दूसरी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना और जोड़ना नहीं है किसी लाइन को ऐसे करके। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ये पॉइंट बना यहाँ पे, नीचे तक सीधे जाना है जब एक लाइन खींच रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, ये भी मिस्टेक होती है कि जैसे मैंने यहाँ तक इसलिए खींची क्योंकि नीचे मेरी ड्राइंग बन रही है और फ्रेम हमारा यहाँ तक ही है। तो मैं जो जैसे पूरा पेपर है ना, यहाँ से शुरुआत करनी है, पेपर के शुरू से यहाँ से और यहाँ एंड तक पूरा जाना है। कोशिश करना है बड़ा पेपर लेना है, जैसे ये A4 साइज़ का है, A2 साइज़ का पेपर ले लो। जो न्यूज़पेपर जो होता है फुल साइज़ का, वो पूरा उसको लगा के दीवार पे उसको फिर शुरू से लेकर एंड तक नीचे पूरा जाना है उसके। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी जो पहले आपने महाभारत वाली कहानी सुनी थी, ठीक है, उसमें क्या था, कुछ हमारे हथियार थे। और वो हथियार से मैं बताता हूँ हथियार क्या क्या थे। वो तीर कमान थे हमारे पास, हमारे बेसिक हथियार होते हैं। हमारे पास क्या था, ब्रह्मास्त्र था। हमारे पास क्या था, विष्णु चक्र था। ये 3 हथियार थे हमारे पास। अब बेसिक हथियार जो है ब्रह्मास्त्र, उसको मान लो कि ये इस तरीके से हमारी जो लाइंस होती है ना, इसको तुम मान लो तीर कमान। ये हमारे तीर कमान है। ये हमारे ड्राइंग के, जो हम जंग लड़ने जाते हैं ना, ड्राइंग को जंग ही मान लो एक तरीके से, तो ये हमारे तीर कमान है। ये सबसे बेसिक हथियार है। उसके बाद हमारे, अगर जिस बंदे को तीर कमान नहीं चलाना नहीं होता होगा, वो ब्रह्मास्त्र कहाँ से चलाएगा। बेसिक बात तो यही है ना। तो पहले हम तीर कमान चलाना सीखते हैं इस तरीके से। पहले ऊपर नीचे तीर कमान चलाते हैं, फिर साइड में चलाते हैं, और फिर साइड में इस तरीके से तिरछा चलाना सीखते हैं तीर कमान को, ठीक है। ये धनुष बाण मान के चलो। तो इस तरीके से हम सीखते हैं। उसके बाद हमारे कुछ हाँ जो लाइंस हैं वो तीर कमान जैसे बेसिक वेपन्स हैं, और फिर जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो जो शेप्स होते हैं वो हैं 2D और 3D। हाँ, उसमें भी ब्रह्मास्त्र मान के चलो हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, इसको ब्रह्मास्त्र मान लो। ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल को विष्णु चक्र का टॉप व्यू मान लो। विष्णु चक्र कुछ इस तरीके से होता है ना, अगर देखा जाए, पेपर भर गया। विष्णु चक्र कैसा होता है, ऊपर से अगर देखोगे विष्णु चक्र ऐसा होता है कुछ, बीच में यहाँ पे एक होल होता है छोटा सा, ठीक है। और साइड से देखोगे तो इस तरीके से दिखता है विष्णु चक्र, ठीक है। अब विष्णु चक्र को रुको, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। सही हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इस तरीके से मान लो विष्णु चक्र के अलग अलग एंगल दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को। साइड से बिल्कुल देखोगे तो ऐसे दिखेगा, बिल्कुल अगर वैसे देखोगे तो बिल्कुल एकदम दिखेगा ही नहीं, मतलब सीधी लाइन दिखेगी। इस तरीके से मान लो सीधी लाइन, फिर थोड़ा सा ऐसे करोगे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, पूरा ही ऐसा कर दोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा विष्णु चक्र है। अब इसमें से ये सर्कल अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ खाली इस तरीके से सर्कल रह जाता है। अब ये तो हमारा सर्कल हो जाता है, ठीक है।
अब जब ये इस तरीके से बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं, लिप्स के आगे ई लगा दो तो ये इलिप्स हो जाता है। इस शेप का नाम होता है इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको, पिचका हुआ सर्कल भी बोल सकते हो इसको। सर ओवल भी बोल सकते हैं। नहीं, ओवल तो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा अंडे जैसा शेप होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक शेप्स होते हैं। अभी जैसे ओवल से याद आया, जो ह्यूमन फेस जो होता है वो अंडे जैसा शेप का होता है। तो जब हम पोर्ट्रेट वगैरह बनाना सीखते हैं तो एक अंडा बनाना बहुत ज़रूरी है, ओवल शेप बनाना आना ज़रूरी है। तो इस चीज़ से क्या समझ सकते हो कि उसमें भी एक शेप आ गया, एक ओवल शेप आ गया। ठीक है, बाकी जितने भी शेप्स होते हैं वो इन्हीं शेप से बनते हैं, बेसिक शेप से। ट्रायंगल हो गया या सर्कल हो गया, सर्कल को थोड़ा पिचका दो, थोड़ा सा इस तरीके से कर दो तो ओवल शेप बन जाता है, फिर थोड़ा सा और ऐसे पिचका दो तो ये इलिप्स का शेप बन जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हमारे जो है ड्राइंग के ये होते हैं। उसके बाद हमारे जो फंडामेंटल्स में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक तो शेडिंग होती है हमारी। ठीक है, शेडिंग किस तरीके से करते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, बहुत तरह तरह की शेडिंग्स भी होती हैं। बेसिक शेप्स आ जाते हैं, 2D 3D कॉन्सेप्ट हो गया शेप्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं वैल्यूज़ आ जाती हैं, कलर आ जाता है, एजेस आ जाती है। ठीक है, वैल्यू, कलर और उसके बाद एजेस आ गए। तो वैल्यू क्या होती है, कलर क्या चीज़ है और एजेस क्या चीज़ है, ये भी समझाता हूँ। कलर सबको पता है, पर कलर में भी 3 चीज़ें आती हैं जब कलर को पकड़ते हैं। एक आता है ह्यू, ठीक है, उसके बाद आता है क्रोमा, फिर उसमें भी वैल्यू आ जाता है। तो कलर में ही 3 चीज़ें होती हैं। अभी कलर को हम साइड में रखते हैं, वैल्यू को पकड़ते हैं और एजिस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, वैल्यू और एजिस ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किस में यूज़ होंगी, ये यूज़ होंगी हमारी शेडिंग में। वैल्यू और एजिस कलर में भी यूज़ होती हैं, पर अभी हम देख रहे हैं सिर्फ खाली शेडिंग, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो हम काम करते हैं। ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी ले लो। कलर के 3 पार्ट होते हैं, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू। हाँ, ह्यू, क्रोमा और ये वैल्यू एक बेसिक चीज़ है। बाकी तो और भी चीज़ें होती हैं कलर में, पर हम बेसिक में ये देखेंगे जिसके फंडामेंटल्स हैं। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद ये टॉपिक ना होगा क्लियर, तो वो भी एक बार देख लेना, या तो अगर करा दिया हो तो फिर भी एक बार देख लेना, थोड़ा कलर वगैरह में भी समझ में आ जाएगा। शेडिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, शेडिंग में कौन से 3 होते हैं? शेडिंग में देखो वैल्यू है और हमारा एजिस है, ये 2 चीज़ें हैं जो मेन है, वैल्यू और हमारी एजिस। ठीक है, अभी चीज़ें हैं ना, शेडिंग में वैल्यू, कलर एंड एजेस। शेडिंग में कलर कहाँ से, कलर नहीं आएगा। वैल्यू। शेडिंग देखो ब्लैक एंड वाइट करते हैं ना इस तरीके से पेंसिल से, तो इसमें कलर वाला अभी नहीं है कॉन्सेप्ट, कलर वाला अलग है। शेडिंग हम कलर पेंसिल में कर सकते हैं, जहाँ पे कलर यूज़ हो रहा है वहाँ पे मान के चलो, वहाँ पे फिर 3 चीज़ें और हो जाएंगी, ह्यू आ जाएगा, क्रोमा और वैल्यू। जहाँ कलर ऐड हो जाता है वहाँ पे ही 3 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू। ठीक है, पेंटिंग कर रहे हो, शेडिंग कर रहे हो कलर पेंसिल से, तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। पर ब्लैक एंड वाइट में सिर्फ यही 2 चीज़ें होंगी, वैल्यू और एजिस। ब्लैक एंड वाइट मान लो या फिर मोनोक्रोम मान लो। मोनोक्रोम क्या होता है, एक कलर। मोनो का मतलब ही होता है एक, और क्रोमा का मतलब एक तरह से कलर होता है, वो क्रोम का मतलब कलर होता है। ठीक है, तो मोनोक्रोम यानी कि एक कलर से हम कुछ बना रहे हैं, एक कलर से हम कुछ भी बना रहे हैं, मतलब कोई भी एक कलर ले लिया, ब्लू ले लिया, रेड कलर ले लिया, इस तरीके से। तो जहाँ पे सिर्फ एक कलर है वहाँ पे वैल्यू तो आएंगी और एजिस भी आ जाएगा, क्योंकि कलर का पार्ट ये भी है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोनोक्रोम होता क्या है? मोनोक्रोम वही बताया ना, मोनो मतलब एक होता है, क्रोम मतलब होता है कलर, तो यानी कि एक कलर। ठीक है, एक कलर से कुछ भी बना रहे हो।
तो वो मोनोक्रोम होता है। बोलता ही नहीं मोनोक्रोम पेंटिंग करो, कहीं सुना होगा तो होगा कि मोनोक्रोम पेंटिंग करता है ये आर्टिस्ट, तो उसका मतलब होता है वो सिर्फ एक कलर से करता है पेंटिंग। ठीक है, जा रहे हैं तो डार्क है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वाइट, हाईलाइट, लाइट, मैंने ले लिया। लो लाइट। ठीक है, फिर ग्रे, थोड़ा लाइट डार्क है, फिर थोड़ा डार्क, फिर इसके नीचे जाएंगे तो और डार्क होता चला जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी कलर है, कुछ कलर ही मान के चलो, ठीक है, उसका लाइटेस्ट पार्ट और उसका डार्केस्ट। अगर एकदम डार्क में चले जाएंगे, अगर हम रेड कलर ले लें, रेड कलर को एकदम डार्क करते चले जाएं तो एंड में वो ब्लैक बन जाएगा, और एंड में अगर उसको लाइट करते चले जाएंगे तो वो वाइट बन जाएगा। सर अब आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक्चुअली बीच में किसी और ने प्रेजेंट कर दिया। और सर ये स्टडी जो भी है इसको एक बार नोट कर दीजिए कि माइक ऑन है। माइक ऑफ कर दो अपना सब। सर अभी भी माइक ऑन है, फिर बीच बीच में से आवाज़ आती है। माइक ऑफ करो सब अपना। सर अब आप एक बार दोबारा प्रेजेंट करो, क्योंकि बीच में किसी और ने कर दिया था तो फिर अब आपके नहीं दिख रहा। बीच में क्या हो गया था ये? बीच में किसी और ने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा वैल्यू स्केल है। यस सर। वैल्यू का मतलब क्या है? लाइट से डार्क। ठीक है, चाहे वो कोई भी कलर हो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट ले लो, एंड में कोई भी कलर होगा तो वो ब्लैक या वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड कलर लेते हैं तो रेड कलर का उसको लाइट करते चले जाओ तो वो वाइट हो जाएगा, और रेड कलर को अगर सबसे ज़्यादा डार्क करते चले जाओगे तो एंड में जाके वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कलर है, सेवन डार्क के नीचे वाला नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं है, वो बस काला रंग है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ये हमारी टोन्स होती हैं। लिखा हुआ क्या है? ये वही लिखा है, वाइट और हाईलाइट हो गई, लाइट हो गई, लो लाइट हो गई। इसके ये ग्रे स्टोन है, इसे लिखने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको लाइट करते चले जाओ, डार्क करते चले जाओ, बस सिंपल ये समझ, तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, हमारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी इस तरीके से किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद हमारा एजेस आ जाता है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर कुछ एजेस हैं, वो दिखा देता हूँ। एजेस का पता होना शेडिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, एजेस में दो एजेस मान के चलो, एक होती है हार्ड एज, दूसरी होती है सॉफ्ट एज। एज का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, एक तरह से किनारा मान लो उस चीज़ का, है ना, किनारे को एज बोलते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यस सर। इसमें जो एज है यानी कि जो इसका किनारा है, ठीक है, जो इसका किनारा है वो मुझे बताओ कहाँ पे हार्ड हो रहा है, कहाँ पे लाइट हो रहा है, वो कहाँ पे सॉफ्ट है, कहाँ पे हार्ड है। ये साइड देखो, ये साइड हार्ड है, हाँ, ये तो स्फेरिकल शेप है, ये साइड तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं है इतनी सी। देखो ज़रा ध्यान से, अगर ये देखोगे, ये एक सा किनारा देखोगे तो ये सॉफ्ट है, ये वाला देखोगे तो ये थोड़ा हार्ड है, जो इसका किनारा है। अब ये चीज़ हम शेडिंग में अगर फाइंड करें, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो किनारा आ रहा है ना शेडिंग का, ये सॉफ्ट है, और ये वाला अगर देखोगे ये भी सॉफ्ट है पर थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ये वाला थोड़ा हार्ड है, और यहाँ पे ये वाला सॉफ्ट है। यहाँ पे ये वाला किनारा देखोगे तो ये वाला सॉफ्ट है। इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है। बीच में थोड़ा सा डार्क है, जितना इधर की तरफ जा रहा है ये उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता जा रहा है। तो ये हमारी एजेस होती हैं। दोबारा शेयर करो, ये दोबारा कुछ
किसी और ने कर दी है। मतलब क्या कर दी किसी ने? किसी और Someone ने else. शेयर कर दी अपनी स्क्रीन। सेकंड, ये शेयर कौन कर रहा है स्क्रीन? मतलब ये स्टडी। ठीक है, शेयरिंग वगैरह कोई मत करो अभी कुछ भी, तो डिस्टर्बेंस हो रही है उससे फिर। ठीक है, अब दिख रहा है ना? एक सेकंड, ये मेरा शेयर हट जाता है इसमें किसी के शेयर करने से। यस सर। ठीक है, अभी जो बताया था ये हार्ड है जो, सीधी सी बात है, मतलब दिखने में पता होना चाहिए। जो चीज़ इतनी सॉफ्ट है, अब ये थोड़ी मिडल सॉफ्ट है, यानी ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। ज़्यादा हार्ड ये वाली है, और ये वाली इधर वाली ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना? सिंपल सी चीज़ है ये। तो दो चीज़ें होती हैं, वैल्यू और एजिस। वैल्यू अगर इसमें देखने जाओगे तो ये क्या, लाइट वैल्यू है, और ये हमारी डार्क वैल्यू। ठीक है, डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, बीच में ग्रे टोन सारी है ना? इस तरीके से मान के चलो, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, फिर ये हमारी एजिस आ गई। तो ये दो चीज़ें आ रही हैं शेडिंग के अंदर। अभी दो चीज़ें अगर पता होंगी तो शेडिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। तो हमारे कलर की तरफ जाते हैं हम। कलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे? कलर में जो हमारी सबसे पहले चीज़ आती है, ह्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन देखोगे उसके अंदर ह्यू का ऑप्शन होता है। जब उस ह्यू के ऑप्शन पर तुम क्लिक करोगे, शायद इसमें हो या ना हो पता नहीं इसमें, तो क्या होगा, कलर चेंज होगा उस फोटो का। फोटो कभी ग्रीन हो जाएगी पूरी, कभी रेड हो जाएगी, कभी ब्लू हो जाएगी, है ना? तो ये जो पट्टी जा रही है ना, ये देख रहे हो, यहाँ पे रेड है, रेड से फिर ये ऑरेंज, ऑरेंज से येलो ग्रीन की तरफ जा रही है, फिर ब्लू की तरफ आ रही है, फिर आके गुलाबी हो रही है। अब यही जो कलर होते हैं ना, ये कलर तुम इंद्रधनुष में भी देखोगे, ये वाले कलर। तो ये ह्यू होता है, मतलब इसमें कहीं भी वो ट्रांजैक्शन देख सकते हो, कलर ऑरेंज से धीरे धीरे चेंज होता हुआ जा रहा है। अगर मैं यहाँ रोक दूंगा तो मुझे ये वाला कलर मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, है ना? रेड रोक दूंगा, फिर यहाँ पे अगर एकदम यहाँ पे रोक दूंगा तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे इसी के अंदर, इस पूरी प्लेट के अंदर। अब इसको अगर यहाँ से ऐसे कट मार दें, बीच में से तिरछा कट मारें, तो यहाँ पे हमें वार्म टोन्स मिलेंगे, यानी कि गर्म कलर। इधर की साइड हमें मिलेंगे कूल कलर, यानी कि ठंडे कलर। अब अगर तुम ये वाले कलर यूज़ करोगे पेंटिंग के अंदर, तो तुम्हारी पेंटिंग थोड़ी ठंडी सी लगेगी। अब ठंडे से हमें साफ पता लग रहा है, ये ब्लू कलर को देख के माइंड में क्या होता है, ठंड सी लगती है थोड़ा। ये थोड़े आग में आ जाते हैं, फायरी कलर्स होते हैं थोड़े, तो ये थोड़े से हमारे वार्म कलर यानी गर्म कलर्स हो गए। तो इस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा क्रोमा आ जाता है। ठीक है, क्रोमा क्या होता है हमारा, जैसे ये रेड पिंक कलर मान के चलो, पर्पलिश सा जो कलर है, इसको अगर हम ग्रे की तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारा कलर का क्रोमा हो जाता है। जैसे ये वाला कलर है, अब इस कलर को तुम देखोगे, इस कलर प्लेट को, तो ये धीरे धीरे ग्रे की तरफ जा रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कलर का चमकने वाला पार्ट है ना, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा कलर मान के चलो, सबसे ज़्यादा कलर है जिसमें, वो ये वाला एरिया है। रेड सबसे ज़्यादा रेड, चमकदार रेड एकदम। उसके बाद जब वो रेड थोड़ा डल होता जा रहा है, जितना डल होता जा रहा है वो ग्रे होता जाता है, तो एकदम बीच में जाके बिल्कुल ग्रे हो जाता है। ये जितना ज़्यादा डल हो जाएगा तो बिल्कुल ग्रे स्टोन पकड़ लेगा हमारे, तो हमारा क्रोमा होता है। सिंपल सा मान के चलो, यानी कि कलर एकदम सबसे ज़्यादा कलर, ब्राइट कलर। अब उस मतलब जिस रेड है तो बिल्कुल रेड, प्योर रेड मान के चलो उसको। फिर उसमें थोड़ा सा
उसको थोड़ा सा जब वो कलर कम होता चला जाता है उसमें थोड़ी ग्रे स्टोन ऐड होने लग जाती है, तो वो हमारा क्रोमा बन जाता है। तो ये हमारा क्रोमा में आ जाता है। उसके बाद क्रोमा वैल्यू में वही चीज़ें समझा चुका हूँ। लाइट से डार्क जो होता है, जो ब्लैक एंड वाइट में समझाया था, अब चाहे वो रेड कलर हो चाहे वो पिंक कलर हो, एंड में जाके अगर वो ब्लैक हो जाता है और शुरुआत में जाके अगर लाइट वाइट हो जाता है तो वो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, लाइट से डार्क की तरफ जाना वो हमारे वैल्यूज़ में आ जाता है। क्रोमा क्या होता है, एक तरह से ग्रे में जाना। रेड कलर में थोड़े थोड़ा ग्रे मिलाते चले जाओगे तो वो हमारे क्रोमा में आ जाता है वो। तो ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हम थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ये चीज़ थोड़ा कलर को थोड़ा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा उसका क्या बोलते हैं, उसकी चमक को कम करने के लिए यूज़ होता है, थोड़ा सा एक नेचुरल टोन देने के लिए कई बार। तो ये हमारे क्या थे, बेसिक कुछ फंडामेंटल्स थे ड्राइंग के। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि इन बेसिक फंडामेंटल्स को यूज़ करके या बेसिक जो शेप्स होते हैं ना उनको यूज़ करके हम कैसे हम स्टिल लाइफ वगैरह कर लेते हैं या कोई भी ड्राइंग वगैरह करते हैं। पेपर को पेज दिखाना, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ क्या? कौन सा जो पेपर है? क्लियर नहीं है रुको ज़रा। तो ये वाली ड्राइंग करोगे तुम सब। ठीक है, ये मैंने ग्रुप में ही फ़ोटो डाल दिया। पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी स्टिल लाइफ करनी है। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। हाँ। सर, लेकिन जैसे अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, सर आप उनको कैसे भेजोगे? अलग से भेजोगे क्या? नहीं, वो मैं स्टेटस पे लगा दूँगा ना। जो अभी बिल्कुल ज्वाइन हुए हैं, अभी स्टूडेंट जो बिल्कुल ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, उससे पहले जो क्लास में समझाया था वो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, बाद में। फिर उनको मैं बाद में वो रिकॉर्डेड क्लास भेज दूँगा। सर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। जितना वर्क अभी बताया वो सब करके? नहीं, पहले ये सब करके उसके बाद, पहले क्लास ले लो उसके बाद। ठीक है, जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा तब मैं उसको लिंक भेज दूँगा क्लास का, वो वीडियो का, तब उसको बाद में रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो। अब देखो। रिकॉर्डेड क्लास का भी यूट्यूब पे अपलोड करना? हाँ, तो जैसे ये हमारा, इसमें कुछ बेसिक शेप दे रखे हैं स्टिल लाइफ के अंदर। अब जैसे यहाँ पे ये अगर ये वाला शेप देखोगे तो ये क्यूब जैसा शेप है। तो इस शेप को बनाने के लिए क्या करेंगे हम? नहीं बना सकते, ये बाद में आप स्टेटस मुझे करवाओगे तब करूँगी। हाँ, ठीक है, इस तरीके से हम देखो थोड़ा सा ये पता नहीं कि आज इतना ब्लर क्यों है। वैसे ही
ठीक है, इस तरीके से हमने एक शेप बनाई, ये थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, इजी शेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कि ये बना दी। अब इसके बीच में हम लाइन लगा के देख सकते हैं, ये यहाँ पे लाइन लगा के देखा कि ये जो शेप है ये कितना नीचे है इसके यहाँ पे। इस तरीके से ये हमने एक लाइन लगा के देख ली, यहाँ पे कितना आगे है, यहाँ पे इतना आगे है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ऐसे लाइन लगा ली हमने, 1-2 लाइन। अब शेप बनाने के लिए इस तरीके से सर्कल बना लेंगे, और एक सर्कल हम यहाँ पे ऐसे नीचे बना लेंगे, तो ये इस तरीके से हमें शेप मिल जाएगा। फिर इसको यहाँ से जोड़ लेंगे ये लाइन। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, तुम्हें हल्की पेंसिल से HB से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉक्स है इसको बना लिया। अब जैसे मैं ये बॉक्स बनाने के बाद इसी के ऊपर ड्राइंग बना रहा हूँ, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग रखनी है। ये ओवरलैप करना बहुत ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ये मैंने विष्णु चक्र बनाया एक नीचे, और ऊपर एक विष्णु चक्र बनाया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करके जोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक विष्णु चक्र और बना दूंगा मैं ढक्कन के लिए, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक और विष्णु चक्र, और इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दिया। यहाँ पे एक और विष्णु चक्र बनाया ऊपर की साइड, तो ये इसका ढक्कन वाला इसका बन जाएगा ऊपर का। 1 2 3 विष्णु चक्र मैंने इसमें यूज़ करे हैं। ठीक है, अब ये कप, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, और बाद में देख लेना इसको फिर अच्छे से। अब दिख रहा है? अब ये जो कप है ना, कप कितना ऊपर है, ये इतना ऊपर है। ठीक है, ऐसे हल्का सा बॉक्स बना के देख सकते हो। कप के लिए क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा बहुत पतला सा विष्णु चक्र बनेगा, इस तरीके से सीधी लाइन की तरह एकदम। ठीक है, यहाँ पे बनाया। ये थोड़ी सी बॉक्स की लाइन भी दिख रही है ऊपर, ये वाली। यहाँ पे एक विष्णु चक्र बना दिया। ठीक है, यहाँ पे पतला सा विष्णु चक्र, और इसके अंदर एक सर्कल बना दो ऐसे। सर्कल को यहाँ से कर्व कर दो। यहाँ पे एक विष्णु चक्र और बना दो, 2 बना दिए। हैंडल बना दो यहाँ पे। हैंडल देख लो कितना आ गया, यहाँ तक आ गया। इस तरीके से शेप बना लो हैंडल का, ये शेप बना लो पहले, फिर इसके अंदर से ही हम इसका शेप निकाल लेंगे हैंडल का। ठीक है, ये जो चीज़ करनी है तुम्हें, ये बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल से करनी है, HB पेंसिल ले सकते हो उसके लिए। उसके बाद में जाके डार्क पेंसिल जो है यूज़ करनी है। हाँ, और भी इस तरीके से ही, मतलब इजी मेथड है। पहले तो बेसिक शेप्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम स्टिल लाइफ पे जाते हैं। फिर बाद में, थैंक यू। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लासेस के बारे में समझा देता हूँ। सर आपने पहले बोला था कि आप एक चीज़ बताओगे कि ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं। तो को अभी बता रहा हूँ, वो थोड़ा दिखा के ही बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है,
थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन कि जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें ये बेसिक शेप्स काम आते हैं? बिना बेसिक शेप से कुछ नहीं बन सकता, ये मान लो बस। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे ये कप है ना, मतलब कप को देखो, ग्रिड मेथड में भी काम आते हैं। ग्रिड में भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही वाली बात है, ड्राइंग तो बेसिक शेप के बिना होगी नहीं। ग्रिड एक अलग चीज़ है, वो थोड़ा सा इजी कर देता है काम को, उससे थोड़ी ड्राइंग मजबूत नहीं हो पाती उतनी। ग्रिड से बना सकते हो सब कुछ, है ना, इजी कर देता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ये एक बॉक्स है ना छोटा सा, और ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स बॉक्स बन जाते हैं बहुत सारे। अभी तुम्हें पता होता है तुम्हें यहाँ जाना है, फिर यहाँ, यहाँ, वो बीच में जो रुकावटें आती हैं ना, ये, तो तुम यहाँ से यहाँ यहीं तक पहुँचोगे, इतना इतना, यहाँ से यहाँ ऐसे जंप लगाना नहीं सीखोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर ये सीढ़ी है इस तरीके से, सीढ़ी में ऐसे ऐसे चलना तो सीख जाओगे, पर अगर यहाँ से यहाँ पे जंप मारनी है तो वो चीज़ नहीं आएगी। अगर कोई फेस बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, तो वो बनाना नहीं आ पाएगा। आइज़ वगैरह, सीधे आइज़ बनाना, पूरी आइज़ इस तरीके से, ठीक है, तो वो पूरी आइज़ नहीं बना पाओगे। इस तरीके से तोड़ तोड़ के ही आ पाएगी वो चीज़, ग्रिड लगा लगा के। प्रॉपर पूरी ड्राइंग नहीं आएगी इससे, ग्रिड से। तो शेडिंग कैसे करते हैं? शेडिंग के लिए फिर अलग से क्लासेस होंगी ना, उसमें बताऊँगा। ओके। अभी जो इतनी सारी जो रामायण समझेंगे ना, उसमें शेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये फंडामेंटल उसी चीज़ के लिए ज़रूरी है। शेडिंग के लिए पहले ड्राइंग आती है, फिर शेडिंग आती है। तो पहले ड्राइंग मजबूत करेंगे, फिर शेडिंग पे। अभी क्या दिक्कत होती है ना, ड्राइंग पहले सही नहीं बनती, लेकिन पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे आधी ड्राइंग होती है और आधी में शेडिंग करना चालू। वो गलत तरीका है। उससे क्या होगा कि ड्राइंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी सही से। हाँ बोलो। हाँ, अब बताओ एक बार कि ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं? देखो ये जो शेप मैंने बनाया ना, इस तरीके से कप बना लिया, अगर इस तरीके से कप जैसा शेप बना लिया, या एप्पल जैसा शेप बना लिया यहाँ पे, जी जी जी। या अगर इस तरीके से कोई शेप है पड़ा हुआ, पानी पड़ा हुआ, इस तरीके का शेप है, ये हमारा ऑर्गेनिक शेप होता है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। जो ऑर्गेनिक शेप नेचर में होते हैं ज़्यादातर, पत्ती के शेप हो गया, या अगर डायरेक्ट शेप मान सकते हो उसको किसी भी चीज़ का, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप इतने नहीं दिख रहे हैं। Sir, for direct shapes that are not basic shapes, that are not 2D or 3D shapes. नहीं, 2D 3D भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, इसी शेप को हम 3D भी बना सकते हैं। जैसे ये शेप है, इसमें शेडिंग करेंगे तो ये 3D भी बन जाएगा। वो उस चीज़ से मैटर नहीं कर रहा ना, वो खाली सिर्फ शेप है। बेसिक शेप्स होते हैं जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, वो नहीं होती। नहीं, वो नहीं होते। जो ज्योमेट्रिकल, इन शेप्स का बेसिकली कोई नाम ही नहीं है, ऑर्गेनिक शेप्स ही बोलते हैं। बाकी सारे शेप्स का नाम है, जब क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, किसी भी शेप को उठा के देख लो, सबके नाम होते हैं इनका। अब ये शेप है, इसका तुम क्या नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे बताओ? कोई नाम नहीं है ना इसका, वही ऑर्गेनिक शेप है। सिंपल सी चीज़ मान सकते हो कि कोई शेप है, उसका कोई नाम नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक शेप में आ गया। और ज्योमेट्रिकल शेप से क्या होता है, वो ईजी हो जाता है काम करना। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स भी बोलते हैं इनको, थोड़ा इस तरीके से बना दिया। ठीक है, जो हमारी जो क्लास होती है ना, ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ, जी सर। ये जो हमारी वर्कशॉप होती है, ये 1 डे की वर्कशॉप होती है। इसमें कहाँ से ब्लर दिखेगा, ये तो सही दिखना चाहिए। सुन लो अभी, है ना। जो हमारी जो वर्कशॉप होती है,
ये 1 डे की हमारी फ्री वर्कशॉप होती है। जो हमारी आज वर्कशॉप थी ना, ये फ्री वाली थी। तो इसके बाद जो हमारा कोर्स होता है, ये बेसिकली 1 ईयर का कोर्स है। ये 1 ईयर की ट्रेनिंग है ये ड्राइंग की, और 2 साल की आपका डिप्लोमा होता है इसमें, और 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होता है, जो गवर्नमेंट एनसीटी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलता है, और वही 2 साल का गवर्नमेंट एनसीटी का अप्रूव्ड डिप्लोमा मिलता है इसके अंदर। और जो 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट कोर्स है या 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक ड्राइंग, मटेरियल स्टडी हो गई, रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक, एक्सरसाइज, फंडामेंटल, जो भी मैंने सिखाया वो फंडामेंटल और आर्ट में आता है। उसके बाद मेडिटेशन, बेसिक फेस फीचर्स, नोज़, आइज़, लिप्स, ड्राइंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। उन एक्सरसाइज के ज़रिए ड्राइंग इंप्रूव होगी। उसके बाद प्रोफेशनल पेंसिल शेडिंग, प्रोफेशनली पेंसिल की शेडिंग कैसे करते हैं, और मतलब उसमें विदाउट किसी भी ब्लेंडिंग स्टम्प्स को यूज़ करें शेडिंग कैसे करनी है, वो तरीका सिखाया जाता है, वो टेक्निक सिखाई जाती है। जो बिल्कुल कोर जो मेथड होता है ना, बिल्कुल जो पुराने आर्टिस्ट ज़माने के यूज़ करते थे, मास्टर्स यूज़ करते थे, वो वाले शेडिंग के मेथड सिखाए जाते हैं। उसके बाद फिगर ड्राइंग, मेल फीमेल स्टडी, अनोटमी, ठीक है, फेस एंड बॉडी की जो अनोटमी होती है, कार्टून कैरिकेचर, इलिस्ट्रेशन आर्ट, कलर पेंसिल, ऑब्जेक्ट स्टडी। किसी का अगर माइक ऑन है तो अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। नेचर स्टडी, ट्रीज, फ्लावर, लीव्स, एनिमल स्टडी, बर्ड स्टडी, पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डीपली सिखाता हूँ मैं। चारकोल ड्राइंग, पोस्टर कलर, अभी मटेरियल वाले आ रहे हैं कुछ, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेंटिंग, कलर थ्योरी, कलर व्हील, कलर साइकोलॉजी। हर कलर की एक साइकोलॉजी होती है, उसके ऊपर सिखाया जाता है। आर्ट थ्योरी हो गई, टेक्सचर वर्क, मिक्स मीडिया, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, जेस्चर ड्राइंग क्या होती है, इमेजिनेशन ड्राइंग, लैंडस्केप, स्टिपलिंग ड्राइंग, कॉम्पोजिशन, क्रिएटिव पेंटिंग, पेन एंड इंक, क्रॉस हैचिंग वगैरह होती है जो, लाइव ड्राइंग, कोलाज मेकिंग, टूल्डिंग आर्ट, मंडाला आर्ट, मधुबानी पेंटिंग, वल्ली पेंटिंग। और एंड में क्या होता है, पोर्टफोलियो बन जाता है तुम लोगों का, जिसके थ्रू कहीं भी जैसे जॉब वगैरह ले सकते हो। अगर उसके मतलब टेस्ट वगैरह होगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा उस पोर्टफोलियो के थ्रू, ठीक है। जो क्लास की क्या होता है? पोर्टफोलियो, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में जैसे कोई भी चीज़ दिख रहे हो ना, एक तरह से देखने का नज़रिया भी बोल सकते हैं उसको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो वो होते हैं हमारे पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। लैंडस्केप वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कभी थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है इसका। पर्सपेक्टिव भी होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट भी होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं इसके कुछ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। हाँ, ठीक है ना। इसके थ्रू बहुत सारी ड्राइंग बना सकते हो तुम। पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के लिए। पर्सपेक्टिव नहीं आता होगा तो दिक्कत होगी फिर ड्राइंग बनाने में। उसके बाद ये हॉबी कोर्स है। उसमें क्या होता है, जो हमारी क्लासेस होती हैं ये आपकी मंडे टू ट्यूसडे होती हैं 6 से 8 बजे तक ऑनलाइन। ऑफलाइन में अगर कोई दिल्ली से है तो वो ऑफलाइन में भी सीख सकता है। उसके बाद प्रोफेशनल शेडिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। ये स्टूडेंट का वर्क है, ये हाइपर रियलिज्म है, ये भी स्टूडेंट का वर्क है, और ये वाला भी स्टूडेंट का ही वर्क है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट कोर्स है, ये अलग होता है। क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? ये क्लास ज्वाइन करने के लिए फीस कितनी कटानी पड़ेगी? हाँ, फीस जो है ना वो मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा वेबसाइट का, उस पर जाके तुम देख लेना फ़ीस क्या होगी, ठीक है। फीस अफोर्डेबल ही है काफ़ी। ठीक है, और स्टूडेंट्स का वक्त देख सकते हो वहाँ पे जाके। हाँ, इसमें ना तीन क्लासेस हैं। एक तो पोर्ट्रेट का कोर्स है, ठीक है,
दूसरा हॉबी क्लासेस है, तीसरा रेगुलर कोर्स है। मैं तीनों के लिंक भेज दूंगा, उसमें तीनों की फ़ीस दे सकते हो मंथली। फीस तुम्हारी मंथली जाती है। हाँ, क्या कह रहे हो? हैं, क्या कह रहे हो? नंबर? कौन सा नंबर कह रहे हो? व्हाट्सएप ग्रुप? ग्रुप कह रहे हो? ग्रुप? हाँ, ग्रुप जो है ना वो अकेडमी स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। जब अकेडमी ज्वाइन करते हो तो फिर वो ग्रुप में ऐड हो जाते हो तुम लोग। तब नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाऊंगे? नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा बेसिक से ही शुरुआत होगी, पूरी ट्रेनिंग होगी उसमें फिर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। अभी तो जैसे नेक्स्ट क्लास हाँ फिर ये कोर्स लेना पड़ेगा ना? हाँ, वो कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा तुम्हें फिर। 3 कोर्सेज हैं, एक पोर्ट्रेट है, दूसरा रेगुलर कोर्स है जिसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और जो तीसरा है वो आपका मंडे ट्यूसडे उसमें क्लासेस होती हैं।